नमस्कार, मैं हूं मोहन मेरिया और आप देख रहे हो कच्छवागढ़ टीवी। संघर्ष से सफलता की सफर, इसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं राजन लायलपुरी जी, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के राइटर, डायरेक्टर और गीतकार है। सर, आप अपना परिचय दर्शक मित्रों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राजन लायलपुरी है और मैं करीबन मेरे ख्याल से 35 साल से तो इस फिल्म लाइन में होऊंगा। सर, अगर हम बात करें आपके बचपन की और आपके नेटिव प्लेस की, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका बचपन कहाँ पे बीता है? हम लोग वैसे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब जो पाकिस्तान में रह गया, अभी लायलपुर। मेरे फादर तो वहां से थे, लेकिन मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ। पैदा भले मैं जम्मू में हुआ, लेकिन जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बॉम्बे में हुई। मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया, सब यहीं बॉम्बे में किया। और उसके बाद में मैंने जैसे 12th मैंने पास किया, तो उसके बाद तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया था। कुछ साल असिस्टेंट डायरेक्टर रहने के बाद उसके बाद में मैं फोटोग्राफी में आया। वो उसकी भी एक कहानी है। तो वो फोटोग्राफी में आने के बाद वो करते सीखते सीखते फिर कैमरामैन बना। करीबन 48 से 50 फिल्में मैंने एज ए कैमरामैन की हैं। उसके बाद में मैं डायरेक्शन में आया, फिर राइटिंग में आया, फिर गाने लिखने शुरू किए। वो वक्त के साथ साथ करता रहा। हम अगर बचपन की बात करें तो बचपन के समय में परिवार में कौन कौन थे और उस टाइम के पारिवारिक परिस्थितियां कैसी थी? बेसिकली मेरे फादर नक्श लायलपुरी वो फिल्म लाइन में थे। वो 1951 में मेरे ख्याल से आ गए थे बॉम्बे। 51 से यहाँ बॉम्बे में थे और 52 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म लिखी एज ए सॉन्ग राइटर। उस फिल्म का नाम जग्गू था। जग्गू में शायद 2 या 3 गाने उनके थे। वहां से उनका कैरियर शुरू हुआ। तो मेरा जन्म तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन मेरे से एक बड़ा भाई है और एक मेरे से छोटा भाई है। मैं बीच में हूँ। हम लोग 3 भाई हैं। तो परिस्थिति तो ऐसी थी, फिल्म लाइन की परिस्थिति कैसी होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और डैडी वैसे सॉन्ग राइटर थे, उनके पास काम तो हमेशा ही रहा, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि बहुत ज्यादा टॉप पे या कुछ। लेकिन उनके पास काम हमेशा रहा और काम चलता रहा। सब ठीक ठाक ही था, मतलब बहुत अच्छा नहीं तो मतलब बहुत खराब भी नहीं और बहुत अच्छा नहीं, लेकिन रेगुलर मतलब हिसाब से चलता रहा उनका। बराबर। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो आपने लॉ की भी पढ़ाई की हुई है। तो उस टाइम पे तो समझ लो कि लॉ करने वाले बहुत कम लोग रहे होंगे। तो आपने मतलब लॉ करने के बाद फिर आप डायरेक्टर फिल्म लाइन में और राइटिंग का मतलब कैसे आपको ये लगा कि नहीं मुझे ये मैं बेसिकली 12th पास करने के बाद डैडी से मैंने बोला कि मैं पूना इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ। तो डैडी ने बोला नहीं, ग्रेजुएशन तो कम से कम करना ही पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन के बिना तो कुछ नहीं, तो ग्रेजुएट तो बनना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जबरदस्ती ग्रेजुएशन कराया। तो फिर मैंने बोला फिल्म लाइन, तो बोला इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा है मैं तो किसी के हाथ में असिस्टेंट लगवा देता हूँ। तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट 12th पास करके जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों का कॉमर्स में था। मैं कॉमर्स में हम लोग का 7 से 10 बजे तक कॉलेज होता था। पूरा दिन तो फ्री होता था। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्शन में काम करने लग गया। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए फिर मैंने ब्रेक लिया 3-4 महीने में। बोला नहीं काम करेंगे तो अभी एग्जाम देंगे। तो उसके बाद मैं एग्जाम देने के लिए ब्रेक लिया। तो ब्रेक के बाद जैसे एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद में जिन के साथ में मैं काम करता था उनमें से किसी के पास भी काम नहीं था। तो काम नहीं था, फिर बैठे रहा, सोचता रहा अभी क्या करे। तो एक दिन एक सिंह साहब थे, डैडी के दोस्त थे, योगिता बाली के भाई लगते थे। जो सिंह साहब घर पे आए तो मेरे को बोला क्या है। तो मैंने उनको बोला ऐसी बात है कि मुझे आप कहीं असिस्टेंट लगवा दो। तो उन्होंने बोला एक सतराम अरोरा की सिंधी फिल्म बन रही है, तो उसमें मैं कैमरामैन हूँ। उस टाइम पे उनके पास में 3 फिल्में थी एज ए कैमरामैन। तो बोला तू आजा वहां लगा। तो मैं अगले दिन सुबह गया, मेरे ख्याल से चांदीवली स्टूडियो था, गया। उन्होंने डायरेक्टर से मिलवा दिया। डायरेक्टर से बात करके मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन लंच ब्रेक में उन्होंने मेरे को बुला के बिठाया। मेरे को बोला राजन देख कि तू अगर डायरेक्शन करेगा तो फिर किसी आदमी को ढूंढेगा जो तेरे ऊपर 50-60 लाख रुपए लगाए और तेरे ऊपर पिक्चर बनाए। लेकिन अगर फोटोग्राफी करेगा तो फोटोग्राफी तो ऐसे है टेक्निकल लाइन है। और मेरे पास अभी 3 फिल्में, ये 3 फिल्में खत्म होने तक मैं तेरे को कुछ ना कुछ तो सिखा ही दूंगा। और कुछ ऐसा हो जाएगा कि पैसे कमाने लायक हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन एक लाइन उन्होंने बाद में बोली कि फोटोग्राफी आएगी तो डायरेक्शन अपने आप आएगी।
डायरेक्शन सीखेगा तो फोटोग्राफी नहीं आएगी, क्योंकि फोटोग्राफी टेक्निकल लाइन है। टेक्निकल लाइन है। बोला फोटोग्राफी सीख जाएगा तो डायरेक्शन तो अपने आप ही आ जाएगी। तो फिर मैं सोचता रहा, फिर मैं घर पे गया, डैडी से बात की। तो उनको बोला ऐसे ऐसे, वो बोलते, डैडी बोला डिसीजन तेरा है, अभी तू ग्रेजुएट भी हो गया, सब हो गया, अभी तू अपने आप सोच तेरे को क्या करना है। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह गया, उनको बोला मैं आपके साथ में फोटोग्राफी करूंगा। तो मैं फोटोग्राफी में असिस्टेंट लग गया। फिर उनके साथ करते करते फिर मेरे को मौका मिला के महाजन साहब के पास। फिर वहां थोड़ा टाइम निकाला, लेकिन वहां कुछ काम करने का मौका नहीं मिला। तो फिर मैं सुदर्शन नाग के यहाँ आ गया। सुदर्शन नाग के यहाँ काफी साल काम किया। उसी के बीच में ही मुझे अपना इंडिपेंडेंट काम भी मिल गया। फिर लकीली वो सब काम करते करते धीरे ऑटोमेटिकली अपने लाइन मिल जाती है। महाभारत मिल गई। महाभारत में मैं ऑपरेटिव कैमरामैन हो गया। ये 88 की बात है। महाभारत तो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत चली थी। उसमें मैं एज ए ऑपरेटिव कैमरामैन मैंने 41 एपिसोड से लेकर 93 तक मैंने एज ए ऑपरेटिव कैमरामैन काम किया। उसके बाद में BR चोपड़ा का चुन्नी एक सीरियल था, उसमें भी एज ए ऑपरेटिव कैमरामैन मैंने काम किया। तो ये करते करते मेरे पास में 3 फिल्में हो गई इंडिपेंडेंट। तो वहां से मेरा कैरियर एज ए सिनेमेटोग्राफर स्टार्ट हो गया। बराबर। और फिर जब ये लिरिक्स राइटिंग का जो काम था वो कब से स्टार्ट किया? फिर लिरिक्स राइटिंग तो बहुत लेट, क्योंकि जब मेरे फादर से मेरी बात होती थी कि मैं राइटर बनना चाहता, डैडी बोलते थे कि भाई क्या करेगा, प्रोफेशन क्या करेगा। नहीं, एज ए प्रोफेशन राइटर नहीं, कोई टेक्निकल लाइन आए साथ में राइटिंग थोड़ा बहुत करते रहना, लेकिन एज ए प्रोफेशन राइटिंग ठीक नहीं है। बराबर। तो इसके लिए वो राइटिंग को तो मैंने साइड में रख दिया। और जब मैं फोटोग्राफी करता था तो इतना बिजी था, डे एंड नाइट हम काम करते थे, उसके बाद में सोचने का और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, फिर घर पे आए, फिर अगले दिन सुबह, तो कहाँ मिलता है। राइट। तो कुछ साल तो उसी में निकल गए, काफी। बिल्कुल। और दूसरा चीज है ना कि राइटिंग का जो काम है तो उसमें तो मतलब अर्निंग भी इतना नहीं है, मेहनत बहुत है। और लिखाई पढ़ाई के लिए तो रातों दिनों उसमें दिमाग लगा के बैठ के लिखना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी फायदा तो, क्योंकि उन्होंने उसमें काम किया है। नहीं, तो शायद उनका वही भी राइटिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। हर आदमी राइटर है, हर आदमी के पास में 2 कहानी तो अपनी है। तो बोले मेरी कहानी, तो राइटर बनना टेक्निकल चीज, जैसे कैमरामैन है, कैमरे को कोई इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकता। अभी तो उसको भी हाथ लगाने लग गए जो वीडियो और मोबाइल के आने से। पहले जब वो जमाने में तो कोई कैमरे की तरफ आता ही नहीं था। बिल्कुल। तो राइटर और डायरेक्टर तो हर आदमी राइटर है, हर आदमी। और आज भी कैमरा की अगर शूटिंग की, फिल्म शूटिंग की बात करें तो उसमें भी सब लोग नहीं कर सकते सर। उसमें भी जो टेक्निकली जिसने उसमें काम किया, जिसको एक्सपीरियंस है, वही अभी मूवीज वगैरह का शूट कर सकता है। बाकी मूवी वगैरह का तो आज भी सब लोग तो नहीं कर सकते। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकली कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो लाइटिंग है, ये है, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि बहुत हर चीज का हर तरह से आपको ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो बहुत सारी सर, अगर हम अगर आपका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की अगर बात करें तो उसमें जब स्टार्टिंग उस टाइम पे हुआ था तो किस तरह के कैमरे थे, और अभी और उस समय में कितना फर्क पड़ा है? अब मैं स्टार्ट किया था जब मैंने, मेरे ख्याल से पहली पिक्चर की होगी, तो उस टाइम पे 2C कैमरा था। ओके। उसके जब मैं असिस्टेंट था तब भी 2C था। उसके बाद में एरी 3 आ गया था। एरी 3 के बाद में 435 आया। 435 के बीच में हम लोग ने और दूसरे अलग अलग टाइप के कैमरा, जिसमें 1000 फुट का लग जाता था, वो उस टाइप के कैमरा CP35 था, एक XR35 था, वो कैमरे भी यूज किए। उसके बाद में जब से डिजिटल आया 435 के बाद, तो डिजिटल आ गया। डिजिटल में तो मतलब हर 6 महीने में एक कैमरा शुरू हुए थे, रेड से कहाँ आ गए, अभी तो कुछ ना कुछ बहुत सारे चल रहे हैं। और अगर हम उस तरह की अगर टेक्निकली बात करें तो एज ए DOP आपको किस तरह का, किस चीज की सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती थी उसमें? DOP की मेन चीज है लाइटिंग और फ्रेमिंग। ओके। मेन काम DOP का लाइटिंग और फ्रेमिंग है, और साथ में कैमरा ऑपरेट करना। तो मैं कैमरे को जो ऑपरेट करना, उसको तो मैं ज्यादा मैकेनिकल मानता हूँ, लेकिन जो क्रिएटिव काम है वो फ्रेमिंग और लाइटिंग और फ्रेमिंग है। राइट। बाकी मैकेनिकली मतलब कैमरा ऑपरेट तो जो आदमी 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करेगा तो शायद ऑपरेटिंग आ जाएगा। लेकिन मेन ये फ्रेमिंग और लाइटिंग का जो है वो लाइटिंग का सेंस, वो एक क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो वो पूरी पिक्चर फ्लॉप कर सकते हैं। नहीं, बेसिकली लाइटिंग में ऐसा है कि आपको मूड क्रिएट करना पड़ता है। जो आपको डायरेक्टर बोले, जैसे नाइट सीन है, नाइट सीन भी कैसी नाइट है, डेड नाइट है, या एकदम ज्यादा अंधेरा है, या कम अंधेरा है, या
सुबह अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग का है या इवनिंग है, मतलब वो सब इफेक्ट क्रिएट करना वो आपकी सोच है, आप क्या सोचते हो और कैसे क्रिएट करते हो। बिल्कुल, क्योंकि वो पहले अपने दिमाग के अंदर वो पिक्चर पहले का अपने सीन क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद अपने दिमाग में पहले विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर उसको लाइटिंग से, क्योंकि फोटोग्राफी को बेसिकली बोलते हैं पेंटिंग विथ लाइट्स। यस राइट, ऐसे एक पेंटर ब्रश से पेंट करता है, हम वही लाइट चीज से हम पेंट पहले करते हैं। मतलब दिमाग में क्रिएट करने के बाद फिर क्रिएट उसको करके उसको हम लाइट से implement पेंट करना है। करते हैं, तो राइट, लाइट से उसको लाइटिंग से ही सब काम, और मेन चीज लाइटिंग ही है, बाकी तो सब सेकेंडरी है। वही चीज है ना, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे मार्केट में अभी तो बहुत सारे कैमरे लेके लोग निकल पड़ते हैं, बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, वो चीज है, लेकिन जो रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं तो वो चीज है ना, जो टेक्निकली वो लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, या उनको को पता नहीं वो भूल नहीं चीज। कर रहे, क्योंकि जो लोग जो ऐसे शूट करते हैं वो शूट करना, वो तो डॉक्यूमेंट्री जो रियलिस्टिक शूटिंग है, जैसा चल रहा है बिना लाइट के, लेकिन लाइट से एक माहौल क्रिएट करना और उसके हिसाब से नहीं सर, लाइट में भी अगर देखने जाए तो बहुत सारी मतलब मूवीज में भी हम देखते हैं, बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है, मतलब डीओपी को कुछ मालूम ही नहीं, मतलब इसकी टेक्निकली वो इतना एक्सपर्ट नहीं है जिस तरह से आप बात करो, हर चीज को उसमें ध्यान रखना है। तो काम जानने वाला आदमी होना चाहिए, सेट के ऊपर काम किया होना चाहिए। बेसिकली सेट के ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेट में एक टिपिकल पैटर्न है पहले बैकग्राउंड लाइट करने का, लेकिन बैकग्राउंड लाइट करना मेरे ख्याल से शायद आजकल किसी को पता ही नहीं है। तो सब शुरू हो जाते हैं देख देख के, मॉनिटर में देख देख के लाइटिंग करना, वो एक अलग सिस्टम है। राइट, वो काम अलग है। और सर हम बात करें आपके करियर की, तो शुरुआत में पहली आपकी एज ए डीओपी या एज ए डायरेक्टर पहली कौन सी मूवी थी? एज ए डीओपी तो मेरी पहली पिक्चर थी मेरे ख्याल से हम सिन करके एक पिक्चर थी। अच्छा, वो सबसे पहली पिक्चर वही थी। और एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर मेरी पहली पिक्चर थी एक पंजाबी पिक्चर थी। अच्छा, तो वो पहले मैंने पंजाबी फिल्म की। बराबर। और अगर हम ऑडियंस की बात करें तो उस टाइम पे ऑडियंस कैसा था मूवीज देखने के लिए? लोग मतलब ऑडियंस उस टाइम पे लोग थिएटर में आते थे, टिकट का भाव कम था, लोग थिएटर में जाते थे, भीड़ लगती थी, मतलब मेले जैसा माहौल हो जाता था। जैसा माहौल होता था। फिल्म छोटी हो या बड़ी हो थिएटर में रिलीज होती थी। अभी तो छोटी क्या मीडियम फिल्म को भी थिएटर नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज की पब्लिक भी देखने के लिए नहीं जा रही, सबसे ज्यादा ओटीटी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे। अभी आप तो कोई भी मूवी आती है तो पता है कि 2-4 दिन के बाद तो फिर ओटीटी पे या तो सोशल मीडिया पे आ जाएगी, तो उस पे लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे मैं मानता हूँ जैसे 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 टेक्निक बढ़ती जा रही है तो सोल घटती जा रही है फिल्म में से आत्मा कम होती जा रही है, क्योंकि टेक्निक के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन है के फिल्म के कंटेंट पे कंटेंट नहीं है। राइट। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो एक दौर ऐसा था, अगर 70 से 2000 तक का, तो उस तो हम लोग गोल्डन टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपकी बात करें तो आपने अपनी करियर में कितनी फिल्में बनाई हैं? मैंने बेसिकली कैमरामैन के हिसाब से करीब 48 से 50 फिल्में की होंगी, और मैंने करीब 9 फिल्में डायरेक्ट की हैं। वेरी गुड। और करीब 16-17 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, और करीब 50 एक गाने मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। गानों की अगर बात करें तो आपका गाना जो पॉपुलर हुआ हो, सबसे ज्यादा चला हो, ऐसा कोई गाना? ऐसा कोई कुछ खास पॉपुलर, अभी एक फिल्म मैंने की थी, पप्पी लहरी की प्रोडक्शन थी, तो मतलब उनके दामाद ने फिल्म बनाई थी, उनकी बेटी और दामाद ने। वो फिल्म पिछले साल ही रिलीज हुई है। ओके। उसके गाने पॉपुलर भी हुए थे। उसका एक गाना बहुत चला था जो पप्पी लहरी के दोते ने गाया था। अच्छा। वो गाना बहुत चला था। तो गाने तो चलते रहते हैं, और आजकल तो वो बात है नहीं, क्योंकि गाने तो वही बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं जिसमें कोई बहुत बड़े एक्टर हो। राइट। बड़े एक्टर नहीं होंगे तो गाने इतने पॉपुलर होते। और अगर गानों की बात करें तो जो 2000 से पहले का जो दौर था, उसमें और अभी के समय में गानों में कितना फर्क देखने को मिल रहा है? मतलब उस टाइम पे जो गाने थे, एक एक लफ्ज जो है सुनने को ऐसा, मतलब आज भी, मतलब अगर 30 साल 50 साल पहले का भी गाना सुने तो अभी आज इतना भी, मतलब कोई भी वो उसको एक बार ऐसे मन हो जाता है कि नहीं यार मजा आ गया। तो अभी वो गानों में बहुत फर्क, क्योंकि वैसी ट्यूने नहीं है, वैसे सिंगर नहीं है, ऐसे लिखने वाले नहीं है। इधर तो मेरे ख्याल 60% लिखने वालों को जबान नहीं मालूम है। राइट। अच्छा, उसके बाद में वैसे म्यूजिक डायरेक्टर थे, पहले वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो म्यूजिक डायरेक्टर को तो अपना काम तो पता ही था, लेकिन उनको थोड़ा बहुत बोलों का और उसका भी सेंस था। अभी के म्यूजिक डायरेक्टर को बिल्कुल सेंस नहीं है। उनको पता ही नहीं कि अच्छा है या खराब है, क्या है। वो जो बना दिया, जिसने लिख दिया उसने रिकॉर्ड कर दिया है। और अभी ऐसा भी मानना है कि जितने सस्ते गाने हैं, जितने सस्ते होंगे, जितने चीप गाने होंगे वही चलेंगे। तो उसके हिसाब से लोग एक के बाद एक से बढ़कर एक सस्ते गाने
चलते रहेंगे। मार्केट और अगर बात करें अपने आपके फादर जी की, तो उन्होंने मतलब किस किस तरह के गाने लिखे, और उनके जो पॉपुलर गानों में से अगर बात करें, उनकी याद करें उनको, तो कौन से गाने उनके जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे? बहुत गाने उन्होंने, करीब 250 फिल्में लिखी उन्होंने, और साथ में पंजाबी फिल्में, करीब 50 एक पंजाबी फिल्में लिखी उन्होंने। पंजाबी फिल्म के भी गाने उनके बहुत पॉपुलर हुए, और उन्होंने करीबन मेरे हिसाब से 148 से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया। अरे वाह, वेरी गुड। तो इतने लोगों के साथ काम उन्होंने, सबके साथ, मदन मोहन से लेके शंकर जयकिशन से लेके लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल, कल्याण जानन जी, हुसन लाल भगत राम, खयाम, जयदेव, जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे सबके साथ उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि अभी के कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, जतिन ललित के साथ भी काम किया है, निखिल विनय के साथ भी काम किया है, वो सबके साथ, काफी लोगों के साथ काम बराबर। और उनका अगर मतलब अगर आपको कोई याद हो, उनका कोई गाना जो पॉपुलर हो, आपको भी मजा आता होगा? गाने तो कई गाने हैं उनके, बहुत बहुत चले हैं। अब बेसिकली उनकी डेथ हुई थी तो लता मंगेशकर ने बोला था कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छी गजल उनकी लिखी हुई थी। अच्छा। रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। तो लता मंगेशकर ने और भी उनके 4-5 गाने उन्होंने कोट किए थे कि वो गाने मेरी लाइफ के पसंदीदा गानों में से एक है। एक वो था, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे, ये लता मंगेशकर का कोट मैं बता रहा हूँ। और एक गाना वो, उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ, साथ मेरे आओ, ऐसे कुछ 5 गाने। उस टाइम के गाने जो सुनते तो आज भी दिल मतलब ऐसे हम ऐसे सुनते हैं तो मजा आ जाता है कि यार ऐसा कुछ गाने हैं। और आजकल के गाने में तो जो मतलब लफ्ज समझ में नहीं आता, उससे ज्यादा तो पता नहीं म्यूजिक क्या डालते थे, वो पूरा म्यूजिक ही सुनना था, वो पता सिंगर तो क्या गा रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, तो आपकी मैरिज कब हुई थी? और मेरी मैरिज करीब 2000 में हुई है। अच्छा। और 2001 में शायद। ओके। तो क्या नाम है आपके? मेरी वाइफ का नाम टीना घई है। वो भी फिल्म लाइन से ही है, गाना भी गाती है, एक्टिंग भी करती है। अच्छा, फिर मेरी एक बेटी है, वो मेरे ख्याल से 14 साल की है अभी। ओके। पढ़ती है। और आपके वाइफ ने मतलब उनकी अगर मतलब एज ए हीरोइन उन्होंने काम किया है? तो एज ए हीरोइन भी किया है, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी किया है, काफी सारी एल्बम भी की है। अच्छा, उनकी कोई फेवरेट मूवी आपको पसंद आई हो ऐसी कोई? बहुत सारी हैं। अच्छा, नाम क्या? ओके, बहुत अच्छा। मतलब कि पूरा परिवार जो है, आप पूरे इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हो। अगर सर हम बात करते तो जब एक समय था कि अमिताभ बच्चन जी हो, धर्मेंद्र जी हो, ऐसे जो एक्टर थे वो शुरुआत में मतलब बहुत स्ट्रगल लाइफ किया उन्होंने। तो आप जब मतलब छोटे थे और इन लोगों का जब काम चल रहा था, तो उनका आप मतलब आप मिलते थे तो उस टाइम में फीलिंग कैसा होता? उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे हम छोटे थे तो मतलब आज के जैसा नहीं है। आज के लोगों में, आज के बच्चों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। हम लोगों के टाइम पे हम लोगों को इतनी शायद समझ नहीं थी। अच्छा। या हम लोग, मेरे ख्याल से जब मैं मैट्रिक तक था तो मैट्रिक तक भी मुझे ज्यादा इतनी मतलब दुनियादारी वगैरह की ज्यादा समझ नहीं थी। हम लोग उस टाइम पे नॉर्मल एक माहौल में, और बेसिकली हमारे घर में बिल्कुल फिल्मी माहौल नहीं था। एकदम नॉर्मल सी जिंदगी हम लोगों ने जी, हम नॉर्मल रहे, इसलिए कोई ग्लैमर की तरफ कोई ऐसा उतना अट्रैक्टिव नहीं था। बिल्कुल मतलब अपना बस पढ़ाई लिखाई और अपना सिंपल सा जिंदगी जीते थे। और अपना सिंपल सा काम। 2 भाई थे साथ में, 3 भाई हम लोग ने आपस में फील्ड में जुड़े हुए। और क्या क्या एक्टिविटी है तीनों भाइयों की? हम लोग 3 भाई हैं। एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। जो मेरे से बड़ा है उसका नाम है बप्पन, जो मेरे से छोटा है उसका नाम है सुमित। वो दोनों बेसिकली फिल्म लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। दोनों टाइल्स की बिजनेस में है। वो टाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ यहाँ भी बनवाते हैं और टाइल्स बेचते हैं। बहुत अच्छा धंधा है, बहुत प्रॉस्परिंग बिजनेस है उनका। ऑफिस भी यहाँ ही लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में ही है। और वो उनका फिल्म लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम लोग तीनों का रिलेशन बहुत अच्छा है और आपस में हम लोग स्टार्टिंग से मिल के रहते हैं और कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अभी भी सर हमने सुना है कि बाबूदा के साथ आपकी बहुत अच्छी जमती थी, बहुत अच्छी जोड़ी थी आपकी। तो बाबूदा के साथ कब मुलाकात हुई और कब से आपकी मित्रता शुरू हुई और कैसे रही आपकी उनके साथ की लाइफ? बेसिकली बी आर इशारा को तो मैं बचपन से ही जानता था। मतलब डैडी उनके साथ काम करते थे। उनकी डैडी और उनकी पहली फिल्म साथ में मेरे ख्याल से इंसाफ का मंदिर थी शायद। उनकी पहली फिल्म, वो 66 की बात है। तो 66 में उनके साथ में डैडी ने पहली फिल्म की, तो मैं उनको जानता तो था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं
कैरेक्टर बना, एक सीरियल मुझे मिला तो उसके अंदर एक एपिसोड लिखवाना था, तो वो एपिसोड था रविंदर जैन के ऊपर। तो बोला वो एपिसोड करेंगे रविंदर जैन पे, पहला एपिसोड। तो मैं बोला लिखेगा कौन इसको? तो फिर मैं सोचा मैं एक बार बाबूदा से बात कर, डैडी को बोला आप जरा बात करेंगे? बोला मैं बात नहीं करूंगा, तू ही जाके बात कर, तू जानता है ना उनको। मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो मैं गया बाबूदा के पास, बाबूदा को बोला एक एपिसोड है, ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं। तो मैं बोला मैं एक काम करता हूँ, रविंदर जैन के पास जाके पूरी सब डिटेल लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको भी देता हूँ। बोला क्यों, तू क्यों जाएगा? मैं क्यों नहीं जाऊंगा, जब मैं लिखूंगा तो मैं भी जाऊंगा। तो बोला हम लोग दोनों चलते हैं, मैं सब लेके आता हूँ। जब मैं गया उनके साथ में रविंदर जैन जी के घर पे, तो जैसे उनको देखा तो रविंदर जैन उठ के खड़े हो गए, और ये इतनी रिस्पेक्ट, इतना ये, वो बोला है जो आप बोलो। तो हम लोग वहाँ 3-4 घंटे बैठे रहे, उन्होंने सब कुछ डिटेल लेके आए, फिर उन्होंने वो एपिसोड लिखा, फिर वो मैंने एपिसोड शूट किया। तो वो मेरा पहला एसोसिएशन था बाबूदा के साथ। उसके बाद से तो कई काम हमने साथ में किए, कई फिल्में भी की साथ में, और उनके साथ में बहुत अच्छा एसोसिएशन, क्योंकि उनके जैसा आदमी फिल्म लाइन में ना कभी मैंने देखा है, ना शायद आगे देखूंगा। क्योंकि जिस तरह के वो आदमी थे और जिस तरह का वो काम करते थे, उनको उनका शायद ड्यू नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छे राइटर, बहुत ही अच्छे टेक्निकली साउंड डायरेक्टर, फोटोग्राफी की नॉलेज, उनको ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी, हर चीज में उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। और उनको हमेशा, हर बार कुछ भी हम करते हैं तो पहले उनको ही याद करते हैं। बाबूदा जितने अच्छे टेक्नीशियन थे उतने अच्छे इंसान भी थे। और उनके यहाँ मतलब ऐसा था कि 1:30 बजे कोई भी आए तो उसको वहाँ खाना मिल जाता था। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको बेसिकली खाना खाने के हिसाब से, या जिसको भूख लगी होती थी, 1:30 बजे उनके ऑफिस में चले जाते थे, कोई पूछता नहीं था, उनको खाना सर्व कर देते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि उनकी बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा था नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में। तो 20-22 आदमी काम कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि 9 दिन का काम है। तो बाबूदा ने बोला 20-22 वर्कर को 9-10 दिन आप हमारे यहाँ आके खाना खाइए। उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि जब तक ये काम चलेगा आप यहाँ दोपहर का खाना हमारे पास खाओ। तो 22 आदमी रोज आ जाते थे दोपहर का खाना उनके पास खाने। वो काम चल गया 3.5 महीने। तो 3.5 महीने वो काम चल गया। 1.5-2 महीने के बाद में ऐसा हुआ कि बाबूदा के शायद पैसे के हालात कुछ आगे पीछे हो गई, या पैसे की कमी हो गई। तो उन्होंने बोला यार, कि अपने असिस्टेंट था उनका एक, तो उसको बोला कि तुम एक काम करो, एक फला डायरेक्टर है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो बोला उसके पास में आप जाओ, वो उसकी फलाना जगह शूटिंग चल रही है, वहां शूटिंग पे जाके उनसे कुछ पैसे ले आओ, क्योंकि उसके बाद में मैं उसको वापस तो कर ही दूंगा। तो वो गया लेने के लिए, तो उस डायरेक्टर ने बोल दिया कि डायरेक्टर सेट पे उनको जाके बोल दो मैं सेट पे था ही नहीं। बोला ऐसा हो सकता है कभी कि फिल्म की शूटिंग है, वो डायरेक्टर सेट पे नहीं, उसने बोल दिया कि मैं सेट पे हुई नहीं। और उसने आके बाबूदा को बताया, तो बाबूदा को बहुत डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उस डायरेक्टर को बाबूदा ने इतना हेल्प किया था कि आप सोच ही नहीं सकते। और एज ए डायरेक्टर आपका लास्ट मूवी? अभी लास्ट कपिल लहरी वाली फिल्म, अभी 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ। वो एक है समर्पण, ओके, जो आने वाली है अभी। हाँ, ओके। और एक सत्य साईं बाबा पार्ट। सत्य साईं बाबा। और लास्ट जो मूवी का क्या नाम बताया आपने, लास्ट मूवी का? उसका नाम था हम तुम्हें चाहते हैं। ओके। एक्चुअली देखो तो मैं फिल्म लाइन में डायरेक्टर ही बनने आया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट बोलो या बाय ऐसे बोलो कि मैं कैमरामैन बन गया। लेकिन कैमरामैन जब बना तो बोले जिन डायरेक्टर के साथ काम करता था, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था यार, अगर मैं ये सीन कर लूं, या अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं इससे बेटर कर सकता हूं, या मैं इससे, मेरी सोच इससे बेटर है। या तो वो सोचते सोचते मन में एक चीज थी कि यार अभी मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं भी डायरेक्टर बनूं। तो फिर ऐसा एक मौका आया, तो फिर मैंने उसको ग्रैब कर लिया। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, काम मिले आगे नहीं मिले, लेकिन डायरेक्शन तो किया जाए। तो फिर मैं उसके हिसाब से डायरेक्टर बना, क्योंकि बनने तो डायरेक्टर ही आया था। हाँ, जब मैं डायरेक्टर बना तो पहले तो 2-1 फिल्में थी साथ में, बी आर इशारा थे, तो बाबूदा और मैं बैठ के हम लोग काम करते थे। तो बाबूदा के साथ में था तो कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जब एक बार बाबूदा के जाने के बाद एक फिल्म मुझे मिली, तो स्क्रिप्ट राइटर मैंने 3-4-5 राइटर बुलवाए कि स्क्रीन प्ले ऐसा करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। डिस्कस करते थे, वो 2 दिन के बाद आते थे, लिख के लेके आते थे, जो मैंने बोला हुआ था वही लिख के ले आते थे। कुछ मेरे को सेटिस्फेक्शन हो नहीं रहा था, और कुछ अलग हटके नहीं हो रहा था।
जब मैं परेशान हो गया, जब 25-30 दिन निकल गए ऐसे, तो हमने सोचा यार शूटिंग के दिन भी करीब आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो मैं बोला यार एक बार मुझे ही ट्राई करना चाहिए। फिर वो मैंने ट्राई किया, मैंने लिखा स्क्रीन प्ले उसका, और उसके बाद में जब लोगों ने देखा तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला यार ये तो ठीक हो गया, पहले जैसे सोचते थे हम लोग उससे भी बेटर हो गया। तो उसके बाद से मुझे लगा नहीं यार, अभी अपने को राइटिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं पर्दे पे लेके आऊंगा तो वो डेफिनेटली बेटर होगी किसी और की सोच को पर्दे पे लाने से। तो इसलिए मैंने राइटिंग में उसके बाद भी इंक्लिनेशन आई, उसके बाद में मैंने लिखना ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किशोरदा भी बन सकते हो, किशोरदा जैसा भी सोच रहे हो आप। वो डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और बहुत कुछ करते थे। आपने भी ये सब चीज भी की, डीओपी भी बने, कैमरामैन भी बने, और भी क्या कुछ करना चाहते हो सर आप? ऐसे मैंने बताया, मैं कैमरामैन तो बाय डिफॉल्ट बन गया, बनना तो चाहता था डायरेक्टर। और बेसिकली मेरे अंदर राइटिंग के जर्म्स तो थे। मेरे फादर को मैंने बहुत बार बोला कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फादर ने बोला नहीं, कि स्क्रिप्ट राइटिंग या लिरिक राइटिंग एज ए प्रोफेशन ठीक नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और टेक्निकल काम करोगे तो सिक्योरिटी रहेगी लाइफ की, और इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग और सॉन्ग राइटिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उसके हिसाब से उनके फोर्स करने पे मैंने टेक्निकल साइड में गया, तो मैं गया डायरेक्शन में, बाय डिफॉल्ट आ गया कैमरामैन में। फिर कैमरामैन बन गया, कैमरामैन बनने के बाद इच्छा जागी यार कैमरामैन तो बन गया, अभी डायरेक्टर क्यों नहीं बनो। डायरेक्टर बना तो फिर जैसे लगा कि यार डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रिप्ट होगी तो कितना अच्छा होगा। तो फिर मैं उस फिर उसके बाद में सॉन्ग राइटिंग तो ऐसे था कि मैं बचपन से ही डैडी के नक्शे कदम पे चल ही रहा था, सीख ही रहा था, कर ही रहा था। तो फिर सॉन्ग राइटिंग तो बहुत लेटर मैंने स्टार्ट किया। तो अगर हम बात करें आज के युवाओं को, तो आपका संदेश क्या होगा एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर और एज ए लिरिक्स राइटर, और ये आपका पूरा जो करियर आपने इस इंडस्ट्री के साथ पूरा समर्पित किया है, तो युवाओं को आपका संदेश क्या होगा? यही है कि सीख के कुछ भी काम करो तो सीख के करो, पूरी तरह तैयारी होके मार्केट में आओ। और जैसे डायरेक्शन की बात है, डायरेक्टर को बेसिकली फोटोग्राफी से लेके, म्यूजिक से लेके, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके सबकी नॉलेज होनी चाहिए, सबकी नॉलेज, समझ होनी चाहिए। मतलब नहीं लिखना है तो भी ठीक है, लेकिन समझ तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसके बाद ही वो अच्छा, और ऊपर से एक्टिंग की थोड़ी समझ होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये सीन है तो कैसे होगा, कैसे एक्टर खड़ा होगा कि बैठेगा। उसको बेसिकली एक सीन को शूट करते टाइम हर सीन का अपना टेम्पो होता है, हर सीन का एक अपना मूड होता है। वो मूड कैसे क्रिएट होगा, कैसे होगा, उसके मूवमेंट से एक्टरों को कैसे मूवमेंट देनी है, कैसे करना है, कैमरे को कैसे मूवमेंट देनी है, तो उसके हिसाब से आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए। बराबर। तो उसमें मतलब अभी तो बहुत सारे मतलब उसके लिए स्टडी भी मतलब हो गया, अभी तो इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं, अभी बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो अभी जो मतलब स्टडी करके आ रहे हैं उसमें, और आपके मतलब जो प्रैक्टिकल है, तो मतलब सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? मतलब कि प्रैक्टिकल वाला ज्यादा बेस्ट होता है कि मतलब जो टेक्निकल पढ़ाई करके जो सिखाने की बात तो ऐसी है, डायरेक्शन अगर मैं आपको सिखाने जाऊं तो मेरे ख्याल से 1.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके। क्योंकि इसमें कोई थियोरी में कुछ बहुत ज्यादा चीज है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है, आपने कितना उस पर मेहनत किया है, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि हर आदमी का सोच, अगर मैं एक सीन 10 आदमी को दे दूं तो हर आदमी अलग तरह से, अलग अलग अपनी सोच के हिसाब से क्रिएट अपने हिसाब से शूट। तो उसमें से किसका अच्छा, जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसकी थिंकिंग अच्छी होगी, वो अच्छा शूट करेगा। कुछ लोग नहीं अच्छा कर पाएंगे, तो वो उसमें सिखाने में 10 के 10 को डायरेक्शन तो आती है, लेकिन उसमें से कौन अच्छा बेस्ट कौन कर रहा है वो चीज मायने रखता है। वो अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। बिल्कुल। अगर हम अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा किस तरह के कंटेंट अभी चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में? अभी तो मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन वगैरह तो कोई खास तो है नहीं, बाकी ठीक है। मतलब कुछ टेक्निकली कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा है अभी कुछ ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग चीजें तो नहीं है, क्योंकि एक समय जो था उस टाइम पे जो चलता था वो चीज गोल्डन जुबली जो उस समय भी बुरी फिल्में होती थी, अच्छी फिल्में भी होती थी। हाँ, लेकिन एक समय था कि उस टाइम पे मतलब एक शुरुआत थी, क्योंकि लोगों को शुरुआत हुई थी, टेक्निकली कुछ टीवी वगैरह देखे नहीं थे और शुरुआत में हो गए तो एकदम से लोगों को। और आज तो क्या सबसे ज्यादा तो मोबाइल में आ गया, तो ज्यादातर तो वेब सीरीज वगैरह सबसे ज्यादा चल रही है, सीरियलें चल रही है। अभी क्या एक्सपोजर ज्यादा हो गया, कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए लोगों के चॉइस बहुत ज्यादा हो गई है। राइट। और अभी तो चॉइस होने से
ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से वल्गैरिटी की तरफ काफी जा रहे हैं, ज्यादा वल्गर ये चीजें चीज ज्यादा आ रही हैं, तो लोग ज्यादा वल्गर की तरफ जा रहे हैं। और मूवी में भी अगर देखने जाए तो सिंपल सादी मतलब ऐसे ही मतलब वो मूवी बनाते हैं तो वो भी नहीं चलती है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसी मतलब सीन्स आपको क्रिएट करना पड़ता है जो चलता है, नहीं तो चलती ही नहीं है कोई भी। तो वो सब चीज आज से 25 साल पहले जो वैम्प ड्रेस पहनती थी उससे बदतर ड्रेस आज हीरोइन पहनती है। तो लेकिन फिर भी नहीं चलता है इतना जितना वो चलता था। ठीक है, बहुत अच्छा आपने पूरा अपना करियर के बारे में बताया, आपका अनुभव शेयर किया हमारे दर्शक मित्रों के साथ, आपने अपनी बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।